नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रचार पर है। चंद मिनटों के भीतर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह से खत्म हो जाने वाला है। अब 10 मई को कर्नाटक की जनता को अगली सरकार चुननी है। इस बार कर्नाटक में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कुर्सी के लिए कांटे की टक्कर है। अगर बीजेपी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब होती है तो कर्नाटक में 38 साल पुरानी परंपरा टूटेगी, जिसमें 1985 के बाद कर्नाटक में किसी भी सरकार की वापसी नहीं हो पाई है। कर्नाटक के इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार बनाम विकास रहा है। बीजेपी ने विकास, यूनिफॉर्म सिविल कोड और किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने रोजगार, ओल्ड पेंशन स्कीम और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा है। लेकिन प्रचार के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से कई और मुद्दे भी सामने लाए गए, उठाए गए। मुस्लिम आरक्षण से लेकर सांप, जहर और गाली गलौज तक, द केरल स्टोरी से लेकर बजरंग बली तक और संप्रभु कर्नाटक से टुकड़े टुकड़े गैंग तक कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी रहा। प्रचार भी मैराथन हुआ। पीएम मोदी ने तो 19 रैलियां की, 6 रोड शो किए। सबसे ज्यादा कुल 31 रैलियां रोड शो अमित शाह की ओर से की गई। उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी ने 25 और राहुल गांधी की ओर से 20 रैलियां की गईं। इन रैलियों में जनसभाओं और रोड शो का जनता पर कितना पड़ा है असर और 10 मई को कर्नाटक की जनता किन मुद्दों पर डालने वाली है वोट, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में प्रचार का शोर खत्म हुआ। अब फैसले की बारी है। एक दिन बाद यानी 10 मई को कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता तय करेगी कि कर्नाटक की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। और कर्नाटक की जनता किस आधार पर यह फैसला करने वाली है, उसे समझने के लिए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार वाले मुद्दों पर गौर करें। ये था बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी फाइट का लास्ट राउंड, जिसमें सोनिया गांधी की ओर से हुबली की सभा में दिया गया कर्नाटक की संप्रभुता वाला बयान मुद्दा बना। कर्नाटक के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे कि आप उन्हें फुसला दें। इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है और ये बात बोलते हैं कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान को इतनी गंभीरता से लिया कि चुनाव आयोग तक से शिकायत कर दी। कर्नाटक में चुनाव के दौरान रिलीज हुई द केरल स्टोरी भी चुनाव प्रचार का मुद्दा बन गई। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री और नेता तक थिएटर जाकर फिल्म देखने लगे। लेकिन नए किस्म के आतंकवाद के बारे में यह फिल्म बहुत कुछ बताती है। दूसरी ओर फिल्म के रिलीज का विरोध कर रही लेफ्ट और कांग्रेस के अलावा पीएफआई से जुड़ी एसडीपीआई जैसे राजनीतिक दल प्रदर्शन तक करने लगे। पीएफआई, बजरंग दल, राम सेने, all will discuss. Ram Sena was being already discussed by Goa government. They tried to ban. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आतंकवाद के खतरे पर बनी फिल्म का विरोध करके कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का बचाव कर रही है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाने के वादे ने कर्नाटक के चुनावी माहौल को जयकारों से भर दिया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। 40 लाख कार्यकर्ता वाले संगठन की पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन के साथ तुलना करके कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। जय बजरंग बली, तोड़ दे भ्रष्टाचार की नली। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ
पीएम मोदी पर हमला करने के चक्कर में सांप जहर का जिक्र करना कांग्रेस को भारी पड़ने लगा। बीजेपी ने 91 गालियों की लिस्ट निकाल ली। यहां भी कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई तो 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके उसे लिंगायत और वोकलिंगा में 2-2% बांटने के मुद्दे पर सियासत हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 9 मई तक सरकार के फैसले पर रोक भी लगा दी गई थी। लिहाजा कांग्रेस ने लिंगायतों और वोकलिंगा को झूठा दिलासा देने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार तब शुरू किया जब कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने लिंगायत सीएम उम्मीदवार के मुद्दे पर लिंगायतों को ही भ्रष्ट करार दे दिया। वैसे कर्नाटक में प्रचार के मुद्दे अलग थे, चुनाव में दावों और वादों के मुद्दे अलग थे। बीजेपी ने 6 संकल्पों में 16 वादे किए तो कांग्रेस ने राहुल की 5 गारंटियों के साथ 25 वादे कर डाले। बीजेपी ने कहा कि कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण वापस दिलाकर रहेंगे। बीजेपी ने कहा विश्वेश्वरा विद्या योजना से आधुनिकीकरण करेंगे। कांग्रेस ने कहा नई शिक्षा नीति रद्द करेंगे। बीजेपी ने कहा कि हर वार्ड में अटल आहार केंद्र बनेगा। कांग्रेस ने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देंगे। बीजेपी ने कहा कि गरीब को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज देंगे। कांग्रेस ने कहा कि बीपीएल परिवारों को 10 किलो मुफ्त चावल देंगे। बीजेपी ने कहा कि किसानों को 5 लाख का ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। कांग्रेस ने कहा सरकारी नौकरी में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसके अलावा भी दोनों दलों की ओर से चुनावी वादे किए गए हैं जो सत्ता में आने के बाद पूरा करने के वादे हैं। वैसे अब कर्नाटक की जनता 10 मई को फैसला करेगी कि 224 सीटों पर हो रहे चुनाव में इस बार किस दल को कुर्सी पर काबिज होने का मौका मिलेगा। आज तक ब्यूरो। तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे को तैसा की तर्ज पर अब तक चुनाव प्रचार हुआ है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का दौर थम गया है और अब 10 मई को होगा मतदान। लेकिन कौन से मुद्दे रहेंगे किस पर भारी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 38 सालों से अब तक किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी के सामने है चुनौती, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या जनता के दिलों में घर कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत कर्नाटका के इलेक्शन में झोंक कर रखी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरराज हुल्लर जी, आप स्पोक्स पर्सन है जेडीएस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीआर रामचंद्रन जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, बीजेपी ने सोनिया गांधी की शिकायत कर दी है चुनाव आयोग से, ये कहते हुए कि संप्रभुता को लेकर आखिर क्या मंशा रखती है ये पार्टी। टुकड़े टुकड़े यही मकसद है कांग्रेस का। अब ये मुद्दा क्या परेशान करेगा कांग्रेस को चुनाव के दरमियान भी, और माफी मांगने की मांग की गई है बीजेपी के नेताओं की ओर से। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोग ना मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैं उसी स्टेज के ऊपर था और सोनिया जी के जस्ट पीछे बैठा हुआ था। अगर अभी आपने फोटो भी चलाया था तो उसमें देखेंगे मैं जस्ट पीछे बैठा हुआ और मैंने पूरा भाषण सुना है और ये भाषण मेरे हाथ में भी। मुझे अच्छा रहता कि अगर आप सोनिया जी का भाषण भी चला। आपकी मौजूदगी कर्नाटका के बेहतर और नए भविष्य की गारंटी है। मुझे पूरा विश्वास है। पूरा भाषण ये अगर आप सुनेंगे या आज तक पे चलाएंगे तो जो मोदी साहब सवाल उठा रहे हैं वो सवाल है ही नहीं कहीं पर भी। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने ट्वीट पूरा किया गया भाषण ना, सुना, मैं 10 फुट की दूरी पर सोनिया था। गांधी जी के बयानों का हवाला देते हुए ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। अरे सुनिए ना, ट्वीट है मेन आलोक शर्मा जी, और उसमें हवाला दिया गया है कि सीपीपी चेयरपर्सन की ओर से यह संदेश दिया गया है कर्नाटका की जनता को। हाँ, मतलब आज तक ये मानता कि ट्वीट मेन है और जो भाषण है वो मेन नहीं है। मुझे लगता है ये मुद्दा नहीं है चित्रा जी। मुद्दा यह है कि 40% कमीशन की सरकार जा रही है और अगर भाषण में उन्होंने ये बात कही है तो आज तक अभी उसको चलाए। मैं कहूंगा कि उस मुद्दे पर मत जाइए, वो मुद्दा नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी हारती है तो मुद्दों से भटकाती। 6 चीजें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले विषय आया रिजर्वेशन का, फिर आया आशीर्वाद का कि कर्नाटका की जनता अगर आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कर्नाटका का पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया
फिर बजरंगबली, हम तो बजरंग दल लाए थे, लेकिन तमाम मीडिया के चैनल्स ने बजरंगबली बराबर है बजरंग दल, और मोदी साहब ने भी। तो मुझे लगता है हमने कहीं बजरंगबली की बात नहीं की, हमने बजरंग दल की बात की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री उसको कहां ले गए? बजरंगबली पर। ठीक है। रामसेना पर उनके तमाम लोगों ने जिस तरह से बैन लगाया, तब रामचंद्र जी का अपमान नहीं हुआ था। फिर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने पे आ गए, प्रभु राम को ताले में रखा। अरे हमने तो आज तक यही सुना है कि हम राजीव जी ने ताला खुलवा दिया था। तमाम तरह की आलोचना सुनी हमने इस मुद्दे पर, ठीक है, एक वर्ग से। लेकिन मोदी साहब फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर मोदी साहब ने एक झूठ और बोला, उन्होंने कहा कि आप बजरंगबली पे ताला लगाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री को चीजें शोभा देती हैं क्या? मुद्दों पर बात करो ना। 3.5 साल क्या किया? ठीक है आलोक जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सोनिया गांधी को कोट करते हुए ये लिखा जाएगा कि कर्नाटक की साख, संप्रभुता, अखंडता पर आंच नहीं आने देंगी, ये सोनिया गांधी ने कहा है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट ने गलत इस तरह से कोट किया है, फिर तो आप ही घिर जाएंगे ना। लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं कि क्या मेन मुद्दे से भड़का, ठीक है सर, आपने मैंने ट्विटर नहीं सुना है, ठीक है, लेकिन सोनिया जी का भाषण आप पूरा चला दीजिए। आज हम दिखा देते हैं, आपने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, इसी वजह से हम दिखा देते हैं। सर आपके लिए सर, कांग्रेस पार्टी सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये देखिए हम दिखा रहे हैं। हाँ बताइए कहां पर है? सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 6.5 करोड़ कर्नाटका के लोगों को द कांग्रेस दिखा रहे हैं, फिर आप उसी पर आ जा रहे हैं। मैं नहीं तो जानता ये कांग्रेस पार्टी ने गलत ट्वीट किया है ना, उनको कोट करते हुए लगता है हैक कर लिया है। अरे भाई, मुझे नहीं पता ट्विटर हैक हुआ है। सुनिए ना, ट्विटर हैक हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ इनकी मुट्ठी में आईटी का। भाषण चलाइए ना आज तक के अंदर, अगर हिम्मत है तो। अरे पूरा भाषण चलाइए। एक सेकंड सर, जबरदस्ती आप लोग बीजेपी का पक्ष लेने के लिए बैठ जाते हो गया है, प्रचार खत्म हो गया। आपने अगर भाषण सुना है और भाषण में अगर इस शब्द है, मैं माफी मांगूंगा। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं भाषण है नहीं, कहाँ से लेकर आ गया आप लोग? लेकिन आज तक कभी भी बीजेपी के लिए प्रचार कर। ठीक है सर, अब आप जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक दंगल का ये शोर अधूरा रहता है आलोक शर्मा जी। ठीक है, प्रचार खत्म हो गया है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी बैन कर दी गई है। ममता सरकार की ओर से इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया है। ममता बनर्जी ने इसको लेते हुए सरकार को आड़े हाथों भी लिया है, जमकर कोसा भी, और अब पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया है। आपको बताते चले, आईसिस के आतंकवादियों के साथ मिलकर केरला में कितनी बड़ी साजिश को कामयाबी तक पहुंचाया जा रहा है। इस फिल्म में वही दिखाया गया है, लड़कियों को निशाना बनाया जाता है और लव जिहाद किया जाता है, लड़कियों को फंसाकर उनको गलत कामों में ढकेला जाता है। पूरी पिक्चराइजेशन इस तरीके की है, लेकिन ममता सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है पश्चिम बंगाल में। जैसे और भी रिएक्शन सामने आता है, इस पर हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम शुक्ला जी एक बार फिर से कर्नाटका का रुख करते हुए, अब फिल्म का मुद्दा भी उठा था। वैसे केरला में तो चुनाव है नहीं, लेकिन कर्नाटका के इलेक्शन में भी खूब मुद्दा उठा है। लेकिन मैं आ जाती हूँ जो आलोक शर्मा जी, वो कह रहे हैं ऑडियो तो है ही नहीं, बयान सोनिया गांधी जी ने दिया नहीं, आप लोग पहुंच गए चुनाव आयोग के दफ्तर में शिकायत करने के लिए, और वो हैकिंग की आशंका भी जता रहे हैं कि आप ही के हाथ में है सब कुछ, हैक करके खुद ही लिखवा दिया हो। नहीं, ये कृपा करके मुझे बताइए, इनका ट्विटर हैंडल अगर हैक हो गया तो इसकी शिकायत इन्होंने ट्विटर को की क्या? ये कैसे झूठ बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की जो पार्टी है, वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप कहिए ना कि अगर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ तो ट्विटर करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? ट्विटर करने वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? और अगर आपका ट्विटर हैंडल हैक हो गया है तो इसकी शिकायत आपने क्यों नहीं की? शिकायत पत्र जरा दिखा दीजिए, क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए दरअसल इनका संकट ये है कि ये इनको जो है अलगाववादियों को अपने साथ बटोरे चलना है। पीएफआई के 1600 गुंडों को जो अराजकतावादी थे, उनको सिद्धारमैया की सरकार ने रिहा किया था, ये भी झूठ है क्या? ये सत्य है ना? एसडीपीआई जो है, आज भी जो पीएफआई की जो राजनीतिक विंग है, आज भी कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, सत्य है ना? वायनाड में राहुल गांधी को उन्होंने समर्थन दिया था, ये सत्य है ना? टुकड़े टुकड़े गिरोह इनके साथ है, ये सत्य है ना? कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गिरोह गैंग का हीरो था, वो इनके साथ है, ये सत्य है ना? ये अफजल गुरु के जो समर्थन में जो नारे लगा रहे थे जेएनयू में, उनके साथ खड़े थे राहुल गांधी, ये सत्य है ना? कश्मीर के मुद्दे पर प्रशांत भूषण जैसे लोग जो लगातार कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की
पैरवी करते रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में इनके साथ टहल रहे थे, ये सत्य है ना? ठीक है। क्या क्या बोलेंगे? संप्रभुता। आपका विकृत चेहरा सबको पता है। हाँ। अभी ये तो समान नागरिक संहिता को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के रख रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अब इनके नेता नहीं रहे। अब तो जिन्ना के चरण चाटन में अपने आप को धन्य पा रहे हैं भाई। इनकी स्थिति सरदार पटेल, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने संविधान सभा में ये तय किया कि इस देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की जाएगी नीति निर्देशक तत्वों में, जिसको संविधान के रखा। इतने सारे मुद्दे आप गिरा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आप लोग नेहरू जो है बजरंग बली को लेकर आ गए ना, और राहुल गांधी बहुत बड़ा सेक्युलर है। परीक्षा के ठीक पहले आप लोगों को भी तो बजरंग बली की शरण में जाना ही पड़ गया। इतने सारे मुद्दे आप गिरा रहे हैं। आलोक जी एक बार ये टिप्पणी ले, क्यों नहीं आएंगे? मुद्दा बनेगा क्या ये कर्नाटक के चुनाव में? नहीं आएंगे? खत्म हो गया। अगर कोई हिंदुत्व पर प्रहार करेगा तो उसके खिलाफ खड़े होंगे ही होंगे, आएंगे ही आएंगे। अगर कोई, जिन लोगों ने राम मंदिर पर ताला कि नहीं, शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य को रोकने का दुष्कर्म राजीव गांधी ने किया था कि नहीं, कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे कि नहीं बाबरवादियों के साथ, ये सत्य है कि नहीं है? और बाबरी जो है राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये कांग्रेस की सरकार का संसद में संकल्प था कि नहीं? तो ये चीजें कहां तक झूठ बोलेंगे आप? हंसी हंस क्या कर लेंगे आलोक जी? आपका जो आपकी जो पार्टी है उसके कुकर्मों की सूची अब जवाब ले लेते हैं। और लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जो चुनावी वायदे गिनाए गए हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आलोक शर्मा जी, लेकिन जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्यों नहीं बनेंगे बजरंग बली बड़ा मुद्दा? आप अपमान करेंगे तो बनाया जाएगा बड़ा मुद्दा इसको। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए हमने तो बजरंग दल का अपमान किया, और बिल्कुल बजरंग दल अगर हुड़दंग करेगा तो फिर आगे भी और अपमान करेंगे, वो पूरी तरह से हम उसमें सहमत हैं। लेकिन बजरंग बली का अपमान किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। उन्होंने बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर दी। इससे बड़ा अपमान बजरंग बली का कुछ नहीं हो सकता। और बजरंग बली के सारे भक्त नाराज हैं मोदी साहब से इस चीज को लेके कि हमारे बजरंग बली की तुलना एक ऐसा संगठन जिसके आईएसआई से संबंध रहे हो, एक ऐसा संगठन जिसके सैकड़ों एफआईआर रही हो, एक ऐसा संगठन जिसने तमाम लोगों की हत्याएं की हो। मुझे लगता है कि जब ऐसे संगठन से बजरंग बली की तुलना होती है तो मोदी साहब को देश से और हिंदुओं से खास तौर पर माफी मांगनी चाहिए। पीएफआई की बात कर रहे हैं, 10,000 जो पत्थरबाज थे उनको किसने छोड़ा था? नवाज शरीफ ने छोड़ा था। आतंकियों की बात कर रहे हैं आप, आतंकियों के साथ तो आपने सरकारें बनाई। आतंकी जो रहे हैं उनको तो आपने यहां पर 7 रेस कोर्स तक में बुलाया है। जो आतंकी रहे हैं उनको तो मंत्री बनाया जम्मू कश्मीर में। जिन्ना के साथ आपने सरकार बनाई, और जिन्ना जब मर गए तब भी उनकी मजार पर लोटपोट हो गए। अडवाणी जी भूल गए आप लोग? टुकड़े टुकड़े गैंग पे पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा कोई गैंग नहीं। अफजल गुरु को तो हमने फांसी दे दी, उसकी तो पैन भी नहीं दिया हमने उसके घर वालों को। लेकिन आपने बुरहान वानी की डेड बॉडी देके वहां तांडव कराया, भूल गए आप लोग? कर्नाटक में उसके बाद आप कन्हैया की और तमाम लोगों की कहते हैं। नहीं मैं वापस आता हूं। अब आपने उनको नहीं रोका, मैं केवल ये कह रहा हूं जो लोग टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं वो पार्लियामेंट को पढ़ लें जरा। इन्हीं की सरकार ने कहा कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं। लेकिन मैं कहता हूं अगर कोई सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो 80 और 20 पर वोट मांगती है। यूसीसी की बात करते हैं प्रेम भाई आप, 2018 में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी बनी थी, 2019 में उसने रिपोर्ट दी और उसने कहा कि यूसीसी देश को नहीं चाहिए। जिस राज्य का चुनाव आता है वहां के मैनिफेस्टो में डाल दो। मैं फिर कह रहा हूं 8 से 9 मुद्दे ऐसे रहे, ठीक है, जिन पर रोज ये गोल पोस्ट बदलते रहे। ठीक है, रिजर्वेशन नहीं चला, दंगे नहीं चले, आशीर्वाद नहीं चले, यूसीसी नहीं चला, बजरंग दल नहीं चला, अब आईएसआई और फिल्मों पर जवाब देंगे। उसके बाद जो राजीव मैं आपके पास फौरन आ रही हूं, फिल्मों पर वोट मांगेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से सरकार निकम्मी थी। 40% सरकार जो थी ये कमीशन खोर वाली, ये जा चुकी है, ठीक है, तय हो चुका है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं अभी तक, ठीक है, शुरू से। ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी। जी 85% कमीशन लेने वाले कुकर्मी कांग्रेसी जब करप्शन पर बोलते हैं
तो ऐसा लगता है कि शैतान बाइबल पढ़ रहा है। तो इनकी दशा ये, भाई यूसीसी जो है, इनको पता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी नहीं थी, लॉ कमीशन का रिपोर्ट था। और ये बताइए ना, जवाहरलाल नेहरू ने नीति निर्देशक तत्वों में यूसीसी रखा था कि नहीं रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू बहुत सांप्रदायिक थे क्या? हुमायूं कबीर के नेतृत्व में, बीच में मत बोलिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आलोक जी को बोलने दीजिए, आलोक जी को बोलने दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। चित्रा जी, मैं आपके उनको बीच सुन में रहा वो था बोलने देते। ना, ठीक है, कांग्रेस इतना ठीक है, क्यों करते हैं? ठीक है आलोक जी, प्लीज उनको बोलने फिर दीजिए। मैं इनके बीच में बोलूंगा लगातार मैं। ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। प्रेम शुक्ला फिर मैं लगातार इनके बीच में बोलूंगा। प्लीज सर, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। अब आगे बढ़िए। फिर अच्छा, मैं इनके बीच में आलोक जी लगातार प्लीज, बोलूंगा। आलोक जी इन्होंने मेरे प्लीज, बीच में जब आप टोका है। बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है देखिए, आलोक जी, ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज, आपकी आवाज नहीं देखिए, आ रही। बोलिए। नेहरू जो है वो सांप्रदायिक थे और राहुल गांधी बहुत बड़े सेकुलर हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं दूसरा कि भाई ये पीडीपी का ये जिक्र करते हैं हमारे साथ, भाई पीडीपी के साथ तो आज भी आप खड़े हैं। ठीक है, गुप्कार अभी अलायंस लौटते हैं ना, में कर्नाटका आज पे भी आप लौटते खड़े हैं, हैं। कर्नाटका पे महबूबा लौटते मुफ्ती के अब्बा हुजूर, हाँ। जिन्होंने दंगे किए, वो करना नहीं, उन्होंने जो सवाल दिए उसका उत्तर देना पड़ेगा ना चित्रा जी। उन्होंने जो सवाल खड़े किए उसका उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ दुष्प्रचार करके जा रहे हैं वो। तो उनके साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। जब दंगे किए कुपवाड़ा में तो कांग्रेस पार्टी में थे। और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में था। वो उस मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस ने सांसद बना के सेंट्रल असेंबली में भेजा में ये जिन्ना था। उस की मोहम्मद अली कमेटी वो जिन्ना भी की आ गया आज भी डिबेट में। तस्वीर ठीक जो है है, सर, जब ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हटाने की बात ठीक है आती सर, है, ठीक है, तो ठीक है। कांग्रेस के लोग जो है अपनी छाती पीटने लगते हैं। अब जरा ये सब विस्तार तो देते नहीं है। हैं इस और पीएफआई के 1600 लोगों को उन्होंने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? ठीक है और सर। कर्नाटक में छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? ठीक है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ गुर्राज उल्ला जी 1600 आपके लोगों को पास। पीएफआई का और वायनाड में पीएफआई का समर्थन लेने वाले, ठीक है, और जो इसका जवाब मैं PFI आगे ले प्रतिबंधित लूंगी, है, लेकिन उसका गुर्राज जी और उसके कौन सा पहले आपके दुश्मन पास बनाएंगे आते हुए भाई? कौन सा जो मुद्दा संगठन होगा already प्रतिबंधित जिसको है, ध्यान में रखते हुए उसका कैसे कर्नाटका की दुश्मन जनता बनाएंगे? वोट तो करने के लिए जाएगी और ओल्ड मैसूरू के अलावा अपने लिए जेडीएस और कहां पर विकल्प तलाश रही है इस बार? देखिए, दोनों पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बिना मुद्दे लेके ये इलेक्शन में आए थे। और अभी क्या किया है, जात और धर्म के मुद्दा लेके आ गए हैं। डेवलपमेंट का कुछ तो चाहिए ना, कदर चाहिए कुछ तो। और एक सरकार है 40% की और दूसरी सरकार है 80% की। बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस का 80% से भी ज्यादा करप्शन था और कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस को ये करते हैं, कांग्रेस वाले इसको बोलते हैं कि 40% था। हमारा कहीं ऐसा हुआ है। और ये टुकड़े टुकड़े जो बोलते हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े पार्टी से लेके गए हुए हैं, विधायकों को लेके ये सरकार बने हैं ना। तो टुकड़े टुकड़े कौन है? टुकड़े जमा करके बीजेपी ने अपना सरकार बनाया था। और मुद्दा आना चाहिए, डेवलपमेंट बोलता है हर सबका साथ, कौन किसके साथ, वो तो बोलना चाहिए ना। लेकिन आपको भी दोनों का चेहरा देखना पड़ता है ना चुनाव के बाद। ऐसा तो है नहीं कि जेडीएस अपने बलबूते, अगर आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी देखा जाए तो उसने भी कभी 60 को क्रॉस नहीं किया, हमेशा अब 60 के नीचे या 40 के आसपास आप लोग रहते हैं। तो आपको भी तो या तो बीजेपी या कांग्रेस का ही चेहरा देखना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों जगह रहेंगे और हम निकल जाएंगे पूरा वर्किंग मेजॉरिटी के साथ और अपना गवर्नमेंट आने का निश्चित है। और ये पूरा हमको मतदार से पूरा स्टेट भर का फोन आ रहे, फोन कॉल आ रहे और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। अभी देखिए बेंगलुरु रूरल में क्या हुआ, पूरा बीजेपी का उधर कुछ नहीं है, हमारा और कांग्रेस के बीच में है और जेडीएस सबसे आगे है उधर। और ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देखिए 2 बार हम सीएम बने थे और हम जो काम किए हैं वो, और जो करने वाले हैं आगे वो हम लेके जा रहे हैं। लोगों के पास वही कुछ लेके नहीं जा रहे, ये मुद्दा वो मुद्दा। और डेवलपमेंट के लिए जो चाहिए ना वो चाहिए, तब वोट डालेंगे ना। तो ठीक है, विकास के मुद्दे को आप बड़ा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं। टीआर रामचंद्रन जी, सीधे आपके पास आते हुए, लगातार आप कर्नाटका के इलेक्शन पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, साउथ के भी आप बड़े ज्ञाता हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन सा मुद्दा इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा जनता के जहन में रहने वाला है? क्योंकि विकास के मुद्दे से शुरुआत हुई, बजरंग बली की एंट्री हो गई, अभी यूसीसी, दूसरी तरफ उधर कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है, जैसे को तैसा एक दूसरे में होड़ लग गई है। विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जो सबसे ज्यादा असर करने वाला है? मुझे मेरा खुद का ये मानना है कि अभी भी विकास का मुद्दा आम जनता में बहुत प्रायोरिटी के साथ उभर के आया है। मुझे नहीं लगता है कि ये दरकिनार कर देंगे लोग जब उनकी वोटिंग की बारी आएगी।
सबसे बड़ी बात यही होगी कि वो इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। बीजेपी के लिए भी अगर उनको एक और टर्म कर्नाटका में मिला नहीं तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें उठकर खड़ी होंगी। कर्नाटका अपने आप में एक बहुत क्रूशियल स्टेट है पूरे दक्षिण भारत में, और उनकी जो इन्फ्लुएंस बाकी राज्यों में पड़ती है उसका एक अपना अलग सा एक मिजाज है। पर आखिरकार अगर ओवरऑल सिचुएशन में देखेंगे तो कर्नाटका का अपना रोल पूरे दक्षिण भारत में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, और लोकसभा पे भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मुद्दा, आप कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, उसके इतर जनता नहीं जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ नंबर 1 कर्नाटका बनाने का दावा पीएम की ओर से किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया जा रहा है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा डिस्कशन कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं हट जाता है जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार को हटाएं और आप जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो करें। देखिए, अब तक की जो बीजेपी सरकार रही है उसकी रेपुटेशन अच्छी रही है और लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की सरकार शायद एक सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए भी आ जाए। पर ये देखना पड़ेगा कि जब 10 तारीख को वोटिंग होगी तो किस तरीके की वोटिंग होगी। मेरे हिसाब से तो अगर वोटिंग हैवी हुई तो मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं कि शायद बीजेपी की पलड़ा भारी हो। पर आखिरकार ये इतना आसान नहीं है कहना इस वक्त, पर देखना पड़ेगा। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बड़ा दिलचस्प है, कर्नाटका का इलेक्शन भी पिछले 5 चुनावों को अगर हम देखें तो वोट प्रतिशत कांग्रेस का हमेशा ज्यादा रहता है, जबकि 3 चुनाव की बात करें तो सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा रहती हैं। तो ये जो कांग्रेस, ये जो मिजाज है कर्नाटका की जनता का, ये क्या बताना चाहता है? नहीं, देखिए, लोगों में कर्नाटका में खासकर ये जरूर एक बहुत बड़ी बात है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बात हटा देते हैं और डेवलपमेंट ही लोग चाहते हैं ताकि उनकी भी जिंदगी कुछ अच्छी हो। मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा पलटने वालों में से नहीं है। अगर मुद्दा यही रखेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी को सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म कर्नाटका में मिल जाए और उनके लिए ये दक्षिण भारत में बहुत अहमियत रखेगी। तो मेरे ख्याल में दक्षिण का द्वार है बीजेपी के लिए यही कर्नाटका। और इसी वजह से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा सोचिए, बीजेपी के दिग्गजों ने जिस तरह का दांव कर्नाटका जीतने के लिए लगाकर रखा हुआ है। सवाल कई है, लेकिन आलोक शर्मा जी, जैसा कि आप सीनियर जर्नलिस्ट टी.आर. रामचंद्रन को भी सुन रहे थे और प्रधानमंत्री की ओर से भी कहा गया कि ये कांग्रेस का जो पंजा है सरकारी पैसे खा जाता है और उनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने के लिए बीजेपी की सरकार वहां पर जरूरी है। आलोक शर्मा जी, पीएम कह रहे हैं 9 वर्ष हो गए मोदी साहब को 9 वर्ष हो गए। एक एफआईआर बताइए जो मोदी साहब ने इनिशिएट की हो और उस पे 2 आदमी जेल में चले गए हो करप्शन पे। 5 केस बड़े बड़े मैं बताता हूं जिसमें क्लीन चिट दे दी मोदी सरकार ने। सबसे बड़ा 2G में बुकलेट निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, 2.5 महीने पार्लियामेंट नहीं चली, बिना सबूतों के तमाम मीडिया वालों ने पता नहीं क्या क्या चलाया। खैर, एक केस बता के जाना कि अगर भ्रष्टाचार का कोई एफआईआर मोदी जी के 2014 के बाद हुई हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट हो गए। वापस आता हूं, ये जो विषय है ना भ्रष्टाचार वाले, सतपाल मलिक जी को पता है, ज्यादा बीजेपी में है अभी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। आज मुद्दे वहां पर है बेरोजगारी, 4 गुना के करीब बेरोजगारी हुई है। करप्शन, 40% की करप्शन की सरकार है। हमने रेट लिस्ट जारी की है, पूरी रेट लिस्ट जारी की है। उस रेट लिस्ट पर नहीं जाते इलेक्शन कमीशन, ये भेजो ना इनको इलेक्शन कमीशन। 2500 रुपए में सीएम, 100 रुपए में मिनिस्टर, 10 करोड़ रुपए में वीसी, 1 करोड़ रुपए में पीएसआई। कई लोग जेल में पड़े हुए हैं इन्हीं सब चीजों के चक्कर में। और अगर इनकी पोजीशन, रामचंद्रन साहब मेरे बिल्कुल बड़े भाई हैं और बहुत गहरे पत्रकार हैं, लेकिन रामचंद्रन साहब मैं वहां पर 22-23 दिन रेगुलर रहा हूं। ग्राउंड पर जाके देखिए लोग बीजेपी को क्या कह रहे हैं वहां पर। सुसाइड रेट जिस राज्य के अंदर किसानों का डबल हो गया हो, बेरोजगारी 4 गुना हो गई हो, राज्य के ऊपर कर्जा 4 गुना के करीब हो गया हो, मुझे लगता है कि उस राज्य के लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। और ये बौखलाहट है मोदी साहब की, जो रोज नए नए झूठ लेकर आ रहे हैं, नए नए भाषण लेकर आ रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस वालों ने बता दिया है। लेकिन आप लोग भी आप देखिएगा 40 आरक्षण का वादा कर रहे हैं ना, रोजगार का मुद्दा उतने जोर शोर से कहां उठ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है हम आएंगे, मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाकर 6% कर देंगे।
अब अमित शाह ने इस बाबत भी पूछा आप लोगों से, आलोक नहीं, शर्मा ऐसा जी, वो नहीं ना, पूछ रहे हैं वो किसका कुछ काट लोगों कर को- करेंगे 6%? अरे भाई, मुझे तो लग रहा है अमित शाह जी को एक बार थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लेकर एप्लीकेशन गए थे उस पर भी स्टे लगा दिया, सरकार को लताड़ पड़ी उस मुद्दे पर भी। 2002 में जो रिजर्वेशन था वो भी आज ही लागू है, आज इस समय 5:22 पे। तो 2002 से 9 साल तो केंद्र में सरकार रह ली, 2 बार सरकार वहां रह ली, सरकार पकौड़े तल रही थी, खत्म कर देते उसको। सुप्रीम कोर्ट तो स्टे करके बैठा है। सवाल हमसे पूछ रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं दंगे भड़क जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, और मिजोरम में आग लगी हुई है, वहां पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। 10 को वोटिंग है, कल ही है सुनवाई इस वहां पर ठीक है। नक्सली आतंकवादी 10 तारीख को वहां पर 10 लोगों के नक्सलियों ने जवान शहीद किए, मोदी जी ने आधा घंटे में ट्वीट कर दिया। 2 बार से जम्मू कश्मीर में घटनाएं घटली 15 दिन में, मोदी जी सो रहे हैं, अभी एक ट्वीट तक नहीं किया गया जवानों की शहादत के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज बीजेपी के तमाम लीडर्स छोड़ कर गए हैं, पहली बार हुआ है, मीडिया ने तो नहीं चलाया, कांग्रेस का तो कॉर्पोरेशन भी चला जाए तो एक दिन पूरी बिग स्टोरी बन जाती है। इनके तमाम 20 से करीब तो पुराने एमएलए छोड़ गए, सीएम और डिप्टी सीएम छोड़ गए। अगर बीजेपी की कंडीशन अच्छी होती रामचंद्र साहब, तो बीजेपी में भगदड़ नहीं होती। बीजेपी में भगदड़ मची पूरी तरह से। सीएम छोड़ गए, जगदीश शेट्टर साहब 25,000 वोट से 30,000 वोट से जीत रहे हैं हुबली की सीट, जहां पर मोदी साहब एक बार भी नहीं गए हैं अभी तक, उनको पता है इस बात का। ठीक है, 40% की कमीशन की सरकार। ठीक है, अरे मोदी साहब, आप ईश्वरप्पा से बात करते पकड़े गए। बड़ा दिलचस्प होता है वैसे, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आता है तो कांग्रेस की प्रवक्ता उससे पल्ला झाड़ते हैं कि भैया ये ट्वीट हमारा नहीं है, बीजेपी ने हैक करवा लिया होगा। और आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का इंतजार रहता है, जबकि आपकी जानकारी के अलावा होगी। मैं बता दूं कि बाकायदा सरकार की ओर से उस घटना पर जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उस पर बाकायदा फोन पर बातचीत करके रिपोर्ट ली गई थी। को चाहिए हाँ, सोनिया गांधी जी की पूरी स्पीच चलाएं आज तक वाले। सर, तो आपकी कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है ना, उसी को लेकर वो चुनाव आयोग शिकायत करने गए, उसी पर डिबेट हो रही है। प्रेम शुक्ला जी, अब जवाब दीजिए आलोक जी की बातों पर। ठीक है चित्रा जी, ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आरोप आपने लगाए हैं प्रेम शुक्ला जी के ऊपर। ठीक है, ओके। देखिए सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है, स्टे ऑर्डर बिल्कुल नहीं दिया है। आलोक शर्मा जी जरा पढ़ा लिखा करिए, दिन भर जो है यहाँ वहां की बातें करने से सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के आरक्षण के मामले में कोई स्टे नहीं दिया है, रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। स्टे और रिप्लाई फाइल करने के समय में बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए, पढ़ने लिखने से थोड़ा ज्ञान की वृद्धि होती है। ये फिर बीच में बोलने लगे चित्रा जी, ये तो बहुत विचित्र मामला है। मैं इनके बीच में एक बार नहीं बोलता। चित्रा जी क्या तरीका है? अब नहीं बोलेंगे। चित्रा जी क्या तरीका है ये कांग्रेस के लोगों को आप इतना क्यों अलाउ करती है? लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं वो। अब चुप हो गया वो, बोलिए। हाँ, लेकिन मेरे कानों तक तो आ रही है ना। अब नहीं जाएगी। देखिए, अब ये इनके झूठ बोलने की जो प्रक्रिया, और आप बताइए संविधान सभा का 25-26 मई 1949 को संविधान सभा में बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। या तो नेहरू को कुछ ज्ञान नहीं था, या राहुल गांधी का अतिरिक्त ज्ञान जान गया है। अभी आप लोगों को क्यों याद आया प्रेम शुक्ला जी? नहीं दिया हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उसमें नहीं मेंशन है तो आपको भी कर्नाटक इलेक्शन के ठीक पहले 3.5-4 साल से आपकी सरकार है, आप इंतजार कर रहे थे इलेक्शन आए उसके ठीक पहले हम इसको ले ले वापस। अपने कार्यकाल में गलत फैसलों पर चुनाव का इंतजार किया जा रहा था। पर निर्णय लेने का हमारा अधिकार है, हम सही समय पर लेंगे निर्णय, और हमने लिया है निर्णय। और आपको भी बताना पड़ेगा ना प्रेम शुक्ला जी कि बीते 3.5-4 सालों में आपकी सरकार ने कर्नाटक के लिए क्या किया है? हाँ, मैं बता ही तो रहा हूँ, कृपया मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। हाँ, वो बताएंगे ना, आप मुझे अवसर तो दीजिए। आप आलोक शर्मा बीच में कूद पड़ेंगे और उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे तो मेरा प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देना भी, मांगना भी मेरा अधिकार है। तो कृपा करके मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जो सुप्रीम कोर्ट आप उठते बैठते कोर्ट करते हैं, जिस संविधान को उठते बैठते आप कोर्ट करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने धर्म के आधार पर आरक्षण देने का जो कुकर्म किया है, उस कुकर्म को जो है खत्म करना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व, उसका हम निर्वाह करें। अब आपने पूछा कर्नाटक के लिए हमने क्या किया।
10,000 किलोमीटर सड़कें हमने 4 वर्षों में सिर्फ कर्नाटक में बनाई। 44 लाख लोगों को जो है हमने शुद्ध पानी नल से जल घर तक पहुंचाने का काम हमने किया। 6 लाख लोगों को मकान हमने दिया। 46 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने स्वास्थ्य का लाभ दिया। ऐसे की लंबे हमारे कामों की लिस्ट है। 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ जो है जनजाति समाज के लिए सिर्फ 25,000 करोड़ का बजट था, उसको 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट हमने किया। और जो है आज भी कर्नाटक को एफडीआई में अगर हम नंबर 1 पर ले गए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही संभव हुआ। इनके शासनकाल में तो 85% कमीशन चल रहा था। सिद्धारमैया करप्शन के मामले में, डीके शिव कुमार करप्शन के मामले में, सोनिया गांधी करप्शन में बेल पर, राहुल गांधी करप्शन में बेल पर, इनकी आधी पार्टी करप्शन में बेल पर, और ये करप्शन पर बोलते हैं। कितनी हंसी आती है जब ये करप्शन पर बात करते हैं कि जिसका अध्यक्ष दो पूर्व अध्यक्ष 420 के केस में अभियुक्त हो, बेल पर हो, किसी तरह सर्वोच्च न्यायालय तक जाने के बाद भी जिनको रिलीफ ना मिल रही हो, जो अपनी कंपनी को जो है जिसको महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल ने जिसको स्थापित किया था उसमें 5,000 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार कर लेते हो, 1 करोड़ की शेल कंपनी से हवाला ट्रांजैक्शन कर लेते हो। ऐसे हवालेबाज, घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, आतंकवादियों के समर्थकों के विरुद्ध जो है कर्नाटक की जनता ने ताल ठोक रखा है भाई। एकदम से कर्नाटक की जनता ने तय कर रखा है कि इस बार कांग्रेस को जो है जी मैं आ रही हूं आपके पास, ठीक है, वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आलोक शर्मा जी से गुजरात में कह रहे थे 125 सीटें आएंगी और 16 सीट आई इनकी। ठीक है सर, 125 सीटें जो है ये कह रहे थे गुजरात में आएगी। मुझे लगता है कि नहीं आई? बोलिए आलोक जी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, अब जवाब की बारी है, अब जवाब की बारी है। ठीक है, इस देश की जनता जान गई है। ठीक है सर, आलोक शर्मा जी। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, नोटबंदी घोटाले की पार्टी, पेगासस वाली पार्टी, राफेल वाली पार्टी, और रेड कार्ड तो हमने जारी कर ही दिया कर्नाटक का भ्रष्टाचार। उस पर इलेक्शन कमीशन नहीं गए एक बार भी। आप इनसे पूछिए, येदियुरप्पा 23 दिन जेल में किस केस में रहे थे? किस केस में रहे थे? प्लीज सर। नहीं, मुझे केवल देखिए चित्रा जी, यही तो प्रॉब्लम है ना इनकी। मुझे बीजेपी में इस बार पूरी तरह से खलबली मची हुई है। विश्व गुरु घबराए हुए हैं। विश्व गुरु घबराए हुए हैं कि कर्नाटक तो हाथ से गया और अगले राज्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और तमाम झूठ पे ले चले जा रहे हैं। अभी कहा 65 लाख टॉयलेट बन गई। अरे भाई 6.5 करोड़, 7 करोड़ की आबादी, 8 करोड़ की आबादी में परिवार ही 80 लाख परिवार है वहां। 80 लाख परिवार में 65 लाख इन्होंने टॉयलेट बनवा दिए। मतलब जो झूठ में मन में आता बोलते चले जाते हैं। खैर वापस आते हैं चित्रा जी इनको ठीक है। देखिए, मैं बेरोजगारी के आंकड़े लेकर आया हूं। प्लीज आप दोनों से बेरोजगारी के आंकड़े लेकर बैठा हूं। इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। भ्रष्टाचार के आंकड़े पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है। हाँ। चित्रा जी, यही कारण रहा है कि इस बार विश्व गुरु जो है गोल पोस्ट चेंज करते रहे, और हमें तो ये भी पता चला है कि विश्व गुरु ने अपने तमाम सेक्रेटरीज और जनरल सेक्रेटरीज को काफी लताड़ लगाई है कि कांग्रेस इतना आगे कैसे बढ़ गई। वो जो उनके पास रिपोर्ट आ रही है कि 150 के पार कांग्रेस जा पैदा रही कर देते हैं ना आलोक शर्मा जी आप लोगों के लिए, जिसको आप विश्व गुरु कहकर कुछ नहीं करते। सरकारी जब वो आ जाते हैं चुनावी मैदान में तो डर जाती है ना कांग्रेस से। अरे मैम सुनिए ना मैम, बिल्कुल नहीं डरते। डरता मीडिया होगा, कांग्रेस नहीं डरती। एंकर्स डरते होंगे विश्व गुरु से, हम नहीं डरते। 5वीं बार आपने मीडिया को कोसा है, जाते 5 बार और कोस लीजिएगा, वरना सर आज आपको अब नींद अरे मैम, आप कैसे डरने की बात करेंगे तो मैं जरूर कोसूंगा ना। ठीक है, कौन डरता है वो पूरा देश देखता है। हाँ ठीक है। अभी कल ही आपकी एंकर पूछ रही थी सवाल वहां पर अमित शाह जी से, बड़े तीखे, कोई पूछता है आम चूस कर खाते हो, लिखी हुई बात ट्विटर पर, उससे तो आप अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, लेकिन एंकर पर जब तक आरोप आप नहीं लगा लेंगे आलोक शर्मा जी, तब तक आपका मन नहीं भरेगा। और मैं अब मेरे पास वक्त की कमी है, गुरुराज जी स्टूडियो में भी, रामचंद्रन जी भी हमारे साथ इंतजार में है। सर डरते इसलिए है, मैंने इस सवाल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो माहौल बदल जाता है। आलोक जी आप इससे इनकार नहीं कर सकते, आप कहेंगे तो मैं बीते 10 चुनावों का आपको रिजल्ट आपके सामने दे दूंगी, लेकिन मेरे पास सिर्फ आखिरी के 2.5 मिनट है, इसलिए गुरुराज जी आपके पास जाते हुए, अब आपको ना कांग्रेस अच्छी लग रही है ना आपको बीजेपी अच्छी लग रही है, लेकिन चुनाव के बाद तो आपको कहीं जाना ही पड़ेगा, तो अभी बता दीजिए कि कौन सी ज्यादा सुटेबल पार्टी है आपके लिए। नहीं, हमारे लिए दोनों एबल पार्टी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम सत्ता में आने वाले हैं वर्किंग मेजोरिटी के साथ। और देखिए
अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे वो बेल पे है, ये बेल पे है। फ्रेश एग्जांपल है ना, ताजा एग्जांपल है। उनका विधायक माडाऊ अभी बेल पे है ना, फ्रेश है एकदम पूरा। कितना 8 करोड़ रुपए हार्ड कैश पे पकड़े गए। और देखिए बीजेपी में कौन पक्का बीजेपी एमएलए और एमपी है, ये आजू बाजू टुकड़े टुकड़े पार्टी से ही लिए गए हैं ना विधायक। अभी जितने भी है यहाँ पे कर्नाटक में वो बीजेपी के कितने हैं वहां पे, वो गिन के देखे तो 20-25 भी नहीं होते। वो इधर से लिए उधर से खरीदे गए किए गए विधायक लोग हैं। और ये मुद्दा लेके वोट मांगने का इन दोनों का कुछ भी ये नहीं रहा। इसीलिए बार बार ये लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु को लेके आते हैं। और इतना उनको ये था कि उनका ही सरकार था, जीतेगी भाई जीतेगी। तो पूरा इंडिया भर के सीएम और क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सब लोग क्यों है? तीनों पार्टियों को आपने सुन लिया है, अब बताइए क्या स्थिति बन रही है कर्नाटका के एक जर्नलिस्ट के तौर पर, क्या देख रहे हैं? देखिए, दक्षिण भारत में कर्नाटका एक अपने आप में एक बहुत माना हुआ स्टेट है और बीजेपी अपनी पकड़ वहां पर बना के रखना चाहती है ताकि वहां से उनके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन जाए बाकी राज्यों में अच्छा करने के लिए। अब ये कितना तक सक्सीड करेंगे नहीं करेंगे वो तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। पर एक बार अगर आपने अपना दांव जमा दिया है कर्नाटका में, हो सकता है कि आप इस बार फिर अच्छा करें और सत्ता पे आए। पर इस पे इस वक्त तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तगड़ी लड़ाई इस वक्त देखने को मिल रही है कर्नाटका में, किसकी बाजी ज्यादा मजबूती से पड़ती है, जनता के बीच में कौन जीत पाएगा, किसका होगा राज तिलक, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। लेकिन यकीनन कर्नाटका की ये जो लड़ाई है वो तय करेगी 2024 के फाइनल को भी, और इसी वजह से सत्ता का सेमीफाइनल इसको कहा जाता है।